नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी अर्जी। याचिका में गिरफ्तारी को दी गई थी चुनौती। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। डॉक्टरों की टीम केजरीवाल की कर चुकी है मेडिकल जांच। केजरीवाल के बाद बीआरएस लीडर के कविता की भी बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कोर्ट ने कहा निचली अदालत का रुख करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिम्पू पहुंचने पर हुआ अभूतपूर्व स्वागत। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने की हवाई अड्डे पर अगवानी। कहा भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दाखिल की थी याचिका। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। करीब 30 मजदूर मलबे में फंसे। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जारी। अब तक 12 भारतीयों की हुई सुरक्षित निकासी। और आज से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे सीएसके के कप्तान। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अचानक वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें जो बात कहनी है वो निचली अदालत में जाकर कहेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की थी जो वापस ले ली गई है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा उनके वकील ने कहा कि हमें जो बात कहनी है वो हम निचली अदालत में जाकर कहेंगे। निचली अदालत में रिमांड पर सुनवाई होनी है, ये उनके वकील का कहना है। तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। प्रवर्तन निदेशालय भी अरविंद केजरीवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उस एससी में आज एक कैविएट दाखिल की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई फैसला सुनाने से पहले हमें सुना जाए। बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत में रिमांड पर सुनवाई है। ईडी की रिमांड की मांग के खिलाफ हमें वहां भी पक्ष रखना है, इसीलिए दोनों जगह एक साथ सुनवाई ठीक नहीं है। तो ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। और हमारे संवाददाता हमारे साथ
जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नया टर्न आया है, अरविंद केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली है, क्या कुछ इसकी वजह दिखाई देती है? देखिए, इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जब चीफ जस्टिस ने कहा कि एक विशेष बेंच है जो इस तरह के मामले की सुनवाई कर रही है, आप वहां जाकर के अपनी बात रखें, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सुबह जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया और बेंच तैयार थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक अनुरोध ये किया जस्टिस खन्ना की कोर्ट में ही दोबारा से आकर के कि वो अपनी जो भी दलीलें हैं वो निचली अदालत में रखेंगे, जो रिमांड एप्लीकेशन ईडी की होगी उस पर बहस के दौरान वो अपनी बातों को रखेंगे। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मिलते जुलते मामलों में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिली है। हमेशा कोर्ट ने कहा है कि आप उस फोरम में जाएं जहां पर आपको जाना चाहिए, यानी निचली अदालत में आप जमानत के लिए याचिका दायर करें। अगर आप कानून को चुनौती देना चाहते हैं, पीएमएलए कानून के प्रावधानों को, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विस्तार से सुनवाई करेगा, उस पर ईडी को नोटिस करेगा। लेकिन अगर आप जमानत लेने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो ये सही परिपाटी नहीं है। आपको पहले निचली अदालत से शुरुआत करनी चाहिए। तो पिछले आदेशों में कोर्ट का ये रुख देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने पिटीशन विड्रॉ करना बेहतर समझा। और एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती तो इसका एक राजनीतिक संदेश भी जाता और उसमें भी उनको दोबारा जो विपक्षी दल हैं उनके हमले का सामना करना पड़ता कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अरविंद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया और उनकी दलीलों को नहीं माना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में जो अपनी बात है रखने का फैसला किया है, वो रिमांड एप्लीकेशन का विरोध करेंगे। दूसरा, जब वो रिमांड एप्लीकेशन का विरोध जब करेंगे तो जाहिर है रमा, कोर्ट ईडी से भी पूछेगा कि जो रिमांड मांगी जा रही है, जितने दिनों की मांगी जा रही है, उसके पीछे ठोस वजह क्या है। और अगली बार जब रिमांड खत्म होने पर पेशी होगी केजरीवाल की, तब उनके वकील ये बात भी उठा सकते हैं कि अब तक की जांच में क्या हासिल हुआ है ईडी को, वो कोर्ट के साथ और उनके साथ साझा किया जाए। बिल्कुल, ईडी ने भी कैविएट दाखिल की। और इसके साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे विकास, लगातार जिस तरह का ये घटनाक्रम है, पहले वो इस तरह की याचिका देते हैं, उसके बाद विचार करते हैं, वापस लेते हैं, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखकर किस तरह से, क्या आपको लगता है लगातार जिस तरह से कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटके लगे हैं और जिस तरह का उनका पूरा रवैया रहा है, पूरा घटनाक्रम, किस तरह से जो आगे की कार्रवाई है वो आप देखते हैं? देखिए रमा, आगे की कार्रवाई कुछ इस तरह कि अरविंद केजरीवाल को या तो फिजिकली या जैसा एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जाएगा निचली अदालत के सामने और वहां पर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। ईडी लंबी रिमांड मांगेगी, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 8-9 समनों की अनदेखी करके अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी की पूछताछ से बचते रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन की ईडी रिमांड मांगेगी। और जैसा हमने हाईकोर्ट पे भी देखा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए थे हाईकोर्ट के साथ कि आखिर अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर ईडी को क्या कहना है और वो क्यों चाहती है कि उनको राहत ना दी जाए हाईकोर्ट से किसी भी तरह की गिरफ्तारी से। तो ये सारी बातें ईडी एक बार फिर निचली अदालत में भी कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत क्रूशियल है और आगे की अभी तक की जो जाँच चली है उसको किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाने के लिए केजरीवाल से कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें ईडी निचली अदालत में रखेगी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगातार जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं या जिस तरह से आपने बताया कि उनकी लीगल टीम ने उन्हें जो है वो सलाह दी है, आपसे जुड़ेंगे हम। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ कुमार आलोक भी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे लगातार जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे और किस तरह से जो राजनीतिक इसके असर की बात हो रही है वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसे विकास बता रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका वापस ली है और तो अब सारा जो सेंट्रल फोकस जो है ये आप देख रहे हैं रोज एवेन्यू का ये मुख्य द्वार है, ये गेट है, यहीं पर कुछ क्षणों के बाद यानी कि 2 से 2:30 बजे के बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है, पेश किया जाएगा। और संभावना ये भी जताई जा रही है, जैसा विकास सारथी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनकी पेशी हो सकती है, क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा प्राप्त है और सीएम है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईडी शायद उनको ये परमिशन दे या वैसा करे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। अब रही बात, जब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उन्होंने वापस लिए अपनी जो पिटीशन जो वापस लिया है, तो उससे एक चीज तय हो गया है कि अब तक जितने भी
ऐसे केसेस हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए हैं, और जो अभी गिरफ्तार है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो कविता हो, तो उसमें अब भी हालांकि कोर्ट का अपना निर्णय, माननीय कोर्ट है, उनका निर्णय जब वो सुनाएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ गई है केजरीवाल के लिए, और गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, कल वो गिरफ्तार किए गए, इंट्रोगेशन हुआ है उनसे, कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज भी काफी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। लेकिन जो उनका, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इंट्रोगेशन जब कर रही है ईडी, तो वो जो कॉपरेट करना चाहिए वो कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब कोर्ट में जब ये मामला आएगा, लोअर कोर्ट में जब ये मामला आएगा, तो दोनों पक्ष की ओर से रखा जाएगा, अपनी दलीलें रखी जाएगी, और उसके बाद न्यायालय का क्या आदेश होगा ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। रही बात पॉलिटिकल की, अगर हम बात करें कि तो एक तरह से आह्वान किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि पूरे देश में जो है वो सघन प्रदर्शन किया जाएगा इस गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन सवेरे से अभी तक वैसी कोई खबरें नहीं आ रही है। हालांकि छिटपुट रूप से हम अभी देख रहे थे कि रोज एवेन्यू के थोड़ी दूर पर कुछ शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन यह भी है कि आपको ये कोर्ट की अवमानना है कि अगर आप कोर्ट के परिसर के बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वैसी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। थोड़ी देर पहले ऐसी संभावना दिखी थी। दूसरी चीज है कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस मामले में सबसे छनकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से उनके नेता जो हैं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रही हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो ये भी आप संविधान को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश है पार्टी के द्वारा। तो एक जेल से कैसे चलाएंगे, जेल का जो मैनुअल है आप उसमें सरकार चलाने की संभावना कहां से होती है। तो अगर जमानत नहीं मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना भी पड़ सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। बिल्कुल, इसी पर आपसे बात करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने बयान दिया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि केजरीवाल ने मेरे साथ मिलकर शराब के खिलाफ आंदोलन किया और आज वही केजरीवाल नई शराब पॉलिसी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। तो अन्ना हजारे का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है, क्योंकि ये वही अन्ना हजारे हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर पहुंच पाए हैं। ये वही अन्ना हजारे हैं जो कि कभी अरविंद केजरीवाल के गुरु हुआ करते थे, सियासी गुरु हुआ करते थे। अन्ना हजारे का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर शराब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और आज शराब घोटाले में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी वो उससे दुखी हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की 4 तस्वीरें। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज पूरी तरह से सन्नाटा दिखा। तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सन्नाटा है। हालांकि कई जगहों पर आईटीओ में विरोध प्रदर्शन जो है दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद। ये 4 तस्वीरें हैं। तो केजरीवाल जो है मुश्किल में हैं, क्योंकि सीएम रहते हुए गिरफ्तार होने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं। भारत में अब तक किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और ये पहला मामला है जब मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो गिरफ्तारी है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा
नहीं होता, क्योंकि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेनी कानून के अनुसार ज़रूरी होती है। जब कोई सरकारी अधिकारी जेल जाने की स्थिति में रहता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं पर कानूनी रूप से ऐसी कोई रोक नहीं है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ अपराधों के लिए अयोग्यता के प्रावधान हैं, लेकिन पद संभालने वाले व्यक्ति को सजा मिलना अनिवार्य है, तभी वो अयोग्य होगा। तो मुश्किलें बढ़ गई हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल की, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी जो व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इससे पहले अलग अलग 5 मुख्यमंत्रियों पर जब शिकंजा कसा था तो अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये पहला मामला है जब मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। ये अपनी तरह का पहला मामला है, तो मुश्किल में है केजरीवाल। और किस तरह की मुश्किल है, क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं DK दुबे जी, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ है प्रोविज़न और किस तरह से एक कानूनी प्रक्रिया है जो चलती है, उसी के बारे में उनसे बात करेंगे। DK दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ DK दुबे जी जुड़े हुए हैं जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये इस तरह का पहला मामला है जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। उनका कहना है कि जो उनकी पार्टी है उनका कहना है कि वो जेल से ही अब सरकार चला लेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये एक भावुक बयान है, क्या जो प्रोसीजर है, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, किस तरह की प्रक्रिया है? नहीं, संविधान इस विषय पर साइलेंट है, लेकिन हर एक जेल को चलाने के लिए उसका एक मैनुअल होता है। सभी राज्य सरकारों ने, वो स्टेट सब्जेक्ट बनता है, इसलिए सभी राज्य सरकारें अपना एक मैनुअल बनाकर रखती हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है इसी का मैनुअल होगा, और उस मैनुअल में ये तय किया जाता है कि जो आरोपी हैं उनको कैसे व्यवस्था में लाना। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं कि अगर कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा देता है तो फिर वो 5 साल पूरे नहीं काटने पड़ते, क्योंकि संडे उसमें से माइनस किए जाते हैं, गस्टेड हॉलीडेज माइनस किए जाते हैं। तो 1 साल की जगह वो 10 महीने ही सजा काटता है। तो इसके अनुसार अगर 5 साल की सजा है तो आप ये मानकर चलिए कि उसको 4 साल कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो मैनुअल कह रहा होगा, और मैनुअल ये कहता है कि जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर ना हो तब तक जेल तय करेगा कि किससे मुलाकात भी होनी है, यानी कि जो भेंट है उसका भी समय तय होता है कि भाई दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में मुलाकात होगी, उसकी एक पर्ची होगी, कितने लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, कितने समय के लिए कर सकते हैं। ये सब कुछ जेल मैनुअल के अनुसार तय होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि जेल मैनुअल में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है। अन्यथा फिर जेल का मतलब ही नहीं रहेगा जब वो अपनी इच्छा से सब कुछ करेगा। तो जेल का मतलब है जेल का सुपरिटेंडेंट होगा, जेल का जेलर होगा, वो तय करेंगे, और तय भी वो ऐसा नहीं अपने मन से करेंगे, वो भी तय करेंगे तो मैनुअल के अनुसार करेंगे। अब इसके ऊपर अगर माननीय न्यायालय अनुमति दे देता है, जैसे हमको याद होगा सुब्रत राय सहारा जी का मामला था और तिहाड़ जेल में वो बंद थे, उस समय ऑनरेबल कोर्ट ने अनुमति दी थी कि भाई आप अपनी बैठक कर सकते हैं, हम आपकी व्यवस्था वहां कर देंगे। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो फिर अंदर से कुछ भी हो सकता है। अन्यथा अभी तक जो बात कही जा रही है उसमें ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो उसका ड्यू कोर्स है वो जेल के अंदर से पूरा कर सके, और ये अधिकारियों को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है कि वो उनको पूरा इस तरह की व्यवस्था दे सके। हाँ, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल उसको एडमिट करा जा सकता है, किसी को और समस्या है तो वो किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको अनुमति दे दी जाए कि आप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और जेल के अंदर भी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इसलिए
इस मामले में या तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आए, वो आदेश के बाद ही ये कार्रवाई अंदर से चल सकती है। अब इसका तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है कि एलजी इस पर एक्शन ले सकते हैं और एलजी ये कह सकते हैं कि हम किसी कार्यकारी मुख्यमंत्री को बनाए दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अंदर से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं या मुख्यमंत्री के पास ये पावर नहीं है कि वो राज्य को चला सके, तो फिर ऐसा कार्यकारी कोई मुख्यमंत्री भी बिठाया जा सकता है और वो इनकी पार्टी से बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे ये एलजी तय करते हैं। हालांकि अभी तक वो सिचुएशन नहीं है, अभी तो पहले कोर्ट तय करेगा और कोर्ट के तय करने के बाद और ये जब ये फैसला कर लेंगे कि नहीं हमने तो अंदर से ही चलाना है, हमने इस्तीफा नहीं देना है या किसी और को विधान दल का नेता नहीं चुनना है या मुख्यमंत्री नहीं चुनना है किसी को, तब फिर ये सिचुएशन आएगी कि एलजी उस पर कुछ फैसला करें। एलजी भी ये कह सकते हैं कि उनका फैसला करने से पहले वो राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करते हैं और राष्ट्रपति से वो सलाह मांग लेंगे भाई ऐसे ऐसे परिस्थिति हमारे यहाँ संवैधानिक संकट हो गया है। और अभी तक कोई ऐसा इलस्ट्रेशन पहले का नहीं है पूरे देश में जिसमें ये कहा जा सके कि भाई सिटिंग मुख्यमंत्री को कैसे कोर्स ऑफ बिजनेस चलाएगा, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अपने जो उनके मातहत अधिकारी होते हैं उनसे सलाह करके फिर उनको सलाह देंगे और सलाह करने के बाद फिर एलजी उस पर कोई ना कोई व्यवस्था निकालेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राज्य रहे भी, मतलब मुख्यमंत्री भी रहें और काम भी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। और ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री होता कौन है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एलजी या फिर केंद्र की सरकार के लिए राष्ट्रपति, पूरे राज्य की सरकार के लिए जो राज्यपाल है, ये इसकी सरकार होती है। उसके लिए एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो यानी कि एलजी की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड के रूप में मुख्यमंत्री होता है। इसलिए यहां पर दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि एलजी की सरकार है कॉन्स्टिट्यूशनली। प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री होता है डिसीजन लेने के लिए क्योंकि एलजी भी बाध्य होता है, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं ले पाएगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ही नहीं ले सकता या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक लेके वो कुछ उस पर सलाह मशवरा नहीं कर सकता, तो फिर डिफंक्टेड मुख्यमंत्री क्या एलजी को चाहिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना मुख्यमंत्री के एलजी चला सकता है? इसलिए एलजी की सरकार है और वो कह सकता है, वो एक्शन पर आ सकता है और उस समय कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन अभी तक की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्यमंत्री कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी है वो नहीं कर सकते हैं बिना कोर्ट की अनुमति के। या तो कोर्ट अनुमति दे और या फिर वो इस्तीफा दे। जी बिल्कुल। दुबे जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि निचली अदालत में रिमांड पर सुनवाई भी है आज, और इसके साथ ही जिस तरह की पहले की जो केसेस हम देखें, 5 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गिरफ्तार हुए लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, इससे पहले जो नो समन है वो उनको अवॉइड करते हैं। तो लगातार ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा जो कोर्ट की एक अवज्ञा का मामला भी बनता है। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसमें किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है, किस तरह से एक प्रोसेस बनता दिखाई देता है, और क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, मैं इस पर 2-3 बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ईडी एक स्पेशल एजेंसी है, जनरल एजेंसी नहीं है। वो स्पेशल एजेंसी है। स्पेशल एजेंसीज को करप्शन के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार होता है, लेकिन वो कार्रवाई तब करेगा जब पहले वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगा। और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, 9 सम्मन हो गए और वो सम्मन के उस पर कुछ बयान देने को तैयार नहीं, मिलने को भी तैयार नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी एजेंसी के पास कोई औपचारिकता नहीं रहती, कोई चारा नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि वो उसको वारंट ले जाए या उसको गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करके फिर पूछताछ करे, क्योंकि व्यक्ति कोऑपरेट कर नहीं रहा। कोर्ट में भी जब बेल मिलती है तो इन्हीं शर्तों पर मिलती है कि अभियुक्त ये कहता है कि हम साहब कोऑपरेट करेंगे इसमें और आप हमें बेल दे दीजिए, जब ये बुलाएंगे तब हम जाएंगे, जो ये बयान चाहेंगे, जो ये इन्वेस्टिगेशन में हम सहयोग करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति 9 बार सम्मन लेने के बावजूद अगर सहयोग करने को तैयार नहीं है तो फिर कोर्ट के पास भी सिर्फ एक चारा रहता है कि कोर्ट कहे कि भाई रिमांड में रख लो और हम इनको रिमांड पर दे देते हैं और रिमांड पर जाकर आप इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लीजिए। इन्वेस्टिगेशन जब पूरा होगा तो उसके बाद फिर तय होगा कि आगे क्या करना। लेकिन ये कानूनी एक प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट करवाना ही पड़ेगा। 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन आप अपने आधार पर कर सकते हैं, फिर जाकर कोर्ट की अनुमति से कर सकते हैं। तो कोर्ट अगर अनुमति देगा या तो बेल ग्रांट कर दे कोर्ट,
या फिर वो पुलिस कस्टडी दे दे या फिर वो जुडिशियल कस्टडी दे दे। जुडिशियल कस्टडी से मतलब है कि जेल के अंदर ही रहेंगे, आप इनको ले जा नहीं सकते, और पुलिस जाकर जेल में इनसे वार्ता करेगी और वार्ता करके जो भी वो चाहते हैं वो जेल में जाकर उनका स्टेटमेंट लेंगे। तो पुलिस कस्टडी भी दी जा सकती है, जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है और बेल भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट करने वाले दोनों पक्ष हैं वो क्या आर्गुमेंट करते हैं और किस आधार पर वो उनकी कस्टडी मांगते हैं। यहां पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि चूंकि 9 सम्मन पहले हो चुके हैं, मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है और हाईकोर्ट ने कल सबसे पहला ये पूछा था कि जब 9 सम्मन हो गए और व्यक्ति आ नहीं रहा तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तो 3 सम्मन के बाद गिरफ्तारी का राइट था, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आप गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन पूरी करवाते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो पूरी करना ये तो एक संवैधानिक काम है। तब मामला आगे बढ़ा और हमें लगता है उसी आधार पर जब इनसे प्राइमा फेसाई पूछताछ शुरू हुई होगी और कुछ मैटर मिला होगा और ये कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, तब ईडी ने उनको उठाया और भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। जहां तक बात आती है कि आखिर आगे इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं कि इस्तीफे की सिचुएशन बननी चाहिए। आज तक भारत के इतिहास में कोई भी पदाधिकारी रहा हो जब इस स्टेज पर पहुंचा है तो उस स्टेज पर जाकर इस्तीफा देकर मानवता के आधार पर यह कहा गया है कि वो भाई आप सरकार चलाना ज्यादा जरूरी है, मेरे ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो मुकदमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे देश पिछड़ता है, उससे राज्य का जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था वो काम पिछड़ता है। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति जब उससे इस तरह की इस स्टेज पर पहुंचता तो वो इस्तीफा देते आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी उस विषय पर विचार नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं या उनकी ये अतिवादिता है, ये उनका विषय है, लेकिन इस्तीफा देंगे या कोर्ट से अनुमति लेंगे, इन दोनों में से क्या होगा ये तो आज अभी तय होगा। बहुत शुक्रिया दुबे जी तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं मिड डे प्राइम में एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि क्या भाजपा ने कहा था आपसे कि शराब घोटाला करो जिससे राजस्व को नुकसान हो। साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए। क्या ये भाजपा ने कहा था आपसे कि मनीष सिसोदिया 12% प्रॉफिटेरिंग यानी कि मुनाफे का गुंजाइश दें होलसेलर को, और जहां तक बात है रिटेलर्स की, उनको 188% मुनाफाखोरी की इजाजत दें। क्या ये भाजपा ने कहा था कि इस तरह घोटाला करो इससे 2063 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो हुआ है वो लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है। चुनाव पर प्रभाव डालने वाली किसी भी चीज के खिलाफ अदालत को तत्काल कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। यह हर भारतीय नागरिक के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन है। I call upon the Supreme Court
to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के समन के प्रति केजरीवाल का रवैया अहंकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की कि वो ईडी की जांच में सहयोग करें। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को हिदायत दी कि वो शराब पॉलिसी को लेकर स्पष्टीकरण पेश करें। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। कांग्रेस ने जहां एक और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए अपील दायर की है, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति की खुद दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। आज वही पार्टी अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए अपील दायर कर रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कल केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तो बेहद मुश्किल की घड़ी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। कल ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तो लगातार शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस मामले पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक, और हमारे साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से हमारे संवाददाता उर्मिलेश जुड़े हुए हैं। धीरज हमारे साथ आम आदमी पार्टी ऑफिस से जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी के दफ्तर से। तो सबसे पहले कुमार आलोक, आपके पास आना चाहेंगे। सभी की नजरें जो हैं वहां पर लगी हुई हैं जहां आप मौजूद हैं, क्या जानकारी आप वहां से दे रहे हैं? जैसे जैसे 2 बजे का समय नजदीक आते जा रहा है, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा कैमरा पर्सन को जरा दिखाएं, पूरी तरीके से इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है, ना ईडी चाहती है, ना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बैरिकेड से रोक दिया गया है दोनों तरफ का जो रास्ता, जो मेन रोड जो आप देख सकते हैं माता सुंदरी कॉलेज का ये जो रोड है, राउज एवेन्यू का मेन रोड है, लेकिन अभी एकदम से जो वाहनों की आवाजाही जो एकदम बंद कर दी गई है और जो पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन हैं उनके लिए ये राहत दी गई है कि वो इस रास्ते से होकर गुजर सकते हैं। तो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि जब 2 से 2:30 बजे के बीच में जब यहाँ पर उनको पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, तो जैसा कि हमारे जो कानून के एक्सपर्ट थे जो बता रहे थे कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो पहला है कि कोर्ट जमानत दे दे, दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट ये इजाजत दे दे कि वो अपना काम गिरफ्तार होते हुए भी मुख्यमंत्री का काम वो जेल में रहकर कर सके, जैसा कि उन्होंने सुब्रत राय सहारा के जो मालिक थे उनको ऐसी अनुमति दी थी कि कोर्ट में जेल में रहकर के वो मीटिंग्स वगैरह करते थे। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी जब निचली अदालत में 2 से 2:30 बजे के बीच जज साहब का जजमेंट आएगा।
बिल्कुल सबकी नजर लगी हुई हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में फर्क है जो आप बता रहे हैं। कुमार आलोक, आपके पास आएंगे, अब धीरज के पास हम जाना चाहेंगे। धीरज, आप बताइए किस तरह की जानकारी आप देने वाले हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर है और किस तरह की जो लगातार घटनाक्रम बदलते हुए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन सबको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा कुमार आलोक ने कि जो समय जो है वो बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और जो समय नजदीक आ जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 3 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश कर सकती है। और जो सवाल, जो सुरक्षा का जो सवाल है, सुरक्षा हर तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो ये आम आदमी पार्टी का हमारे पीछे दफ्तर है और दफ्तर के पीछे अभी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, पूरा का पूरा सन्नाटा है, क्योंकि चारों तरफ से जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की नाकेबंदी हो चुकी है। ना कोई इधर से जा सकता है, ना ही कोई उधर से क्रॉस कर सकता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जो दफ्तर है, जो दीनदयाल उपाध्याय का जो मार्ग है, वो बिल्कुल सन्नाटे में चारों तरफ से घिरा हुआ है। केवल जो सुरक्षा बलों की तैनाती है भारी संख्या में, आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके की बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के पीछे जो दिल्ली पुलिस है वो मुस्तैद है। न केवल पुरुष बल्कि महिला पुलिस की भी भारी संख्या में चारों तरफ से यहाँ तैनाती की गई है। और हमारे पीछे का जो इलाका है वो राउज एवेन्यू कोर्ट का इलाका है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री की जो है वो जब पेशी होगी तो पेशी को देखते हुए कोर्ट के आसपास के इलाकों को बिल्कुल सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि इस तरफ से आवाजाही ना करें, इस तरफ नहीं आए। अब सारे लोगों की जो नजर है, चाहे वो कानून के जानकार हों या जो आम लोग हों, उनकी नजर 3 बजे की खबर पर है कि 3 बजे जबकि अरविंद केजरीवाल को ईडी पेश करेगी तो फिर उस सुनवाई के दौरान क्या होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है। क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के लिए 10 दिन का, 12 दिन का, 14 दिन का रिमांड मांगेगी या अरविंद केजरीवाल को जेल होगा। एक ये भी स्थिति हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल को बेल भी हो सकता है। हालांकि जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल को 9 बार ईडी ने सम्मन भेजा और ईडी ने उनसे गुजारिश की कि आप उनके सामने पेश हों, लेकिन 9 बार पेश नहीं होने की स्थिति में 10वीं बार ईडी उनके आवास पे जाके जैसा कि शाम 7 बजे पहुंचती है, पूछताछ करती है, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी रात जो ईडी का जो मुख्यालय है वहां अरविंद केजरीवाल का गुजरता है। तो अब ऐसा ये कहा जा रहा है कि जो ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की भी कोशिश की तो ये भी बताया गया कि पूछताछ के क्रम में अरविंद केजरीवाल ईडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके की जानकारी जो उनसे पूछी जा रही है वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। अब अगला कदम ये होता है कि ईडी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ कोर्ट के सामने पेश होती है, किस तरीके के साक्ष्य को लेकर ईडी पहुंच रही है, क्योंकि ये जो मामला है वो मामला हाई कोर्ट से जैसा जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कल हाई कोर्ट ने 2:30 बजे ही सुना दिया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। अब एक स्थिति यही है कि शाम के 3 बजे का, जो दोपहर के 3 बजे का इंतजार हम सभी लोगों के लिए ये रहेगा कि 3 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त में जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है तो उस पेशी में कोर्ट अपना क्या कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल के किस तर्क को सुन पाता है और ईडी अपना कौन सा तर्क लेकर वहां पे कोर्ट में प्रवेश करेगी। जी बिल्कुल, सबकी नजरें लगी हुई हैं। हमारे साथ उर्मिलेश भी जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, किस तरह की हलचल आपको वहां पर दिखाई दे रही है? जी रमा, बिल्कुल जिस तरीके से कि बीती रात जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये अंदेशा था और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया था कि वो जो है कल यानी आज जो है सड़कों पे उतरेंगे और केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सिविल लाइन का ये जो सिविल लाइन रोड है जहां पर कि केजरीवाल, सीएम केजरीवाल का बंगला है, यहाँ पर सुबह से ही हमारी टीम खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो दूर, कोई नेता भी अभी तक जो है मिलने नहीं आया है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जो है जब केजरीवाल की जो है यहाँ से गिरफ्तारी होती है उसके बाद
बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो है सिपाही जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जरूर मीडिया कर्मी उपस्थित हैं। और दूसरी तरफ ये जो है जो सिविल लाइंस की जो सड़क है, इसमें जो यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है यहाँ पर कोई भी जो है न तो कार्यकर्ता दिखाई दिया, न कोई नेता दिखाई दिया। हाँ, ये जरूर सुनने में आया है कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, वो जो है केजरीवाल की जो है धर्मपत्नी से मिलने यहाँ पर आएंगे, केजरीवाल के परिवार से मिलने आएंगे। लेकिन देखना होगा कि अब जो है जिस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है रमा, उस बीच अब आगे क्या होगा, क्योंकि जैसे कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि कुछ देर बाद अब सीएम केजरीवाल को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी की तरफ से। उसके बाद क्या कुछ जो है फैसला होता है, क्या जो है केजरीवाल जो है बेल मिलेगी या फिर जो है आगे उनको जो है ईडी जो है रिमांड पे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर केजरीवाल की आवाज की बात की जाए तो यहाँ पर जरूर जो है गरमा गर्मी है, वो गरमा गर्मी पुलिस की है और मीडिया की है। उसके अलावा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रमा, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी कार्यालय से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे देखना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल टर्न भी लेता जा रहा है, जो सियासी बयानबाजी है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका कहना, और अब हम आपको बता दें केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट जाया जा रहा है। बेहद अहम ये जो घटनाक्रम है ये होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज जो है उनकी पेशी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में और आज उनकी वहां पर पेशी होनी है। ईडी मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और अरविंद केजरीवाल को दूसरे गेट से कोर्ट ले जाया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम और सबकी नज़रें अब राउज एवेन्यू कोर्ट पर हैं। किस तरह से वहाँ पर पेशी होती है, क्या कुछ वहाँ पर आगे का प्रोसीजर रहेगा। और इसी बीच हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे और अब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है काफ़ी कुछ इसमें सियासी टर्न भी दिखाई देता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और बीजेपी का कहना है कि हमने नहीं कहा था कि वो इस तरह से इतना बड़ा घोटाला करें। और सबसे बड़ी बात, जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं अन्ना हजारे, उनका एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अन्ना हजारे का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल के राजनीति को लेकर वो पहले भी नाराजगी जता चुके हैं और जो बीजेपी एक तरह से कह रही थी कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वही अन्ना हजारे जो राजनीतिक गुरु रहे हैं, जिन्हें केजरीवाल ने एक तरह से उनकी सलाहों को दरकिनार करते हुए राजनीति में प्रवेश किया था, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कल जब से ईडी ने गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की, तब से बीजेपी के तमाम नेता, दिल्ली प्रदेश के नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति में आने के बाद हर उस वादे को भूल गए हैं और जो जो उन्होंने कहा था वो ठीक उसका उल्टा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शराब घोटाले में जब इतने गंभीर आरोप लगे तब वो ईडी के सम्मन के साथ सामने पेश नहीं हुए। उसके लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया कि सम्मन से बचा जाए। सम्मन को इल्लीगल बताते हुए हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तब हमने देखा है कि ईडी ने गिरफ्तारी की है। तो बहुत मजबूत तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कि न केवल राजनीतिक जो एक तरह से वो जिस तरह की राजनीति करते रहे उस पर भी सवाल है, बल्कि आगे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, जो नेता शुचिता की बात करता था, जो नेता कट्टर ईमानदारी की बात करता था, उस पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पहले अपने नेताओं के बचाने के आरोप थे और अब तो खूब शराब घोटाले में शामिल होने के जो एक तरह से आरोप जब से शराब घोटाला सामने आया लग रहा था, जिसको केजरीवाल खंडन कर रहे थे। तो आप जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है कि देखिए, आप कब तक बचेंगे। आपने 9 सम्मन पर 18 बहाने बनाए थे और आखिरकार जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब आपको ईडी ने गिरफ्तार ही कर लिया। तो कितने बहाने आप शराब घोटाले को लेकर बनाएंगे? कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार कानून के शिकंजे में आपको आना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, ये तय था, ये दिखाई दे रहा था जिस तरह से ईडी के समन जो हैं उन्होंने इग्नोर किए थे और उसके बाद लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब जो है निकलकर सामने आ रहा है कि अतार्किक रूप से जो फैसले लिए गए थे। इसके साथ अब ये भी जानना चाहेंगे, हम आपसे सियासी घटनाक्रम पर भी बात कर रहे हैं शैलेंद्र। कांग्रेस के जिस तरह से बयान आए हैं, कांग्रेस पहले शिकायत करती है शराब घोटाले को लेकर और उसके बाद अब जब उसी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो कांग्रेस सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ये किस तरह से दो तरफा रवैया? ये देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर तो सवाल है ही, साथ ही साथ इंडी गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं उनकी राजनीति पर सवाल है और कांग्रेस पार्टी जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाती है शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर, दिल्ली पुलिस में शिकायत करती है। उसके नेता अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के शामिल होने का आरोप लगाते हैं। और अब जब ईडी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उससे पहले एक गठबंधन हुआ है तो उसमें केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं, तो ये किस तरह का रवैया है कि आप सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए बयानबाजी करते हैं या फिर किसी का साथ देते हैं या किसी के खिलाफ खड़े होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल निशान है कि फिर आपने दिल्ली पुलिस को शिकायत क्यों की थी, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप क्यों लगाया था, फिर आपने क्यों कहा था कि 100 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च हुए जो शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठते हैं कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए, इसलिए चूंकि वो अब इंडी गठबंधन में आपके सहयोगी हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में राजनीति खोज रही है, लेकिन उनके नेता अजय माकन ने सन 2023 में इस शराब घोटाले की सभी कड़ियां लोगों के सामने खोली थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात उन्होंने कही थी। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। तो बड़े खुलासे किए थे कांग्रेस नेता अजय माकन ने। अब बड़ा सवाल ये खड़ा करता है जिस तरह से, और अब आपको हम बता दें कि केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जा रहा है। दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच कोर्ट में पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है और उन्हें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। 2 से लेकर 2:30 बजे के बीच कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। बेहद अहम ये पेशी है, सबकी निगाह लगी हुई है कि क्या होगा फैसला, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी मुश्किल की घड़ी है। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हम आपको बता दें कि जो
ईडी है उसके आसपास 144 लागू कर दिया गया है और दूसरे गेट से उनको ले जाया जा रहा है। 2 से 2:30 बजे के बीच में ये जो पेशी होगी और क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ वहां पर रहेगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट, उन्हें लेकर जाया जा रहा है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई। पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को धोखे से गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंत में जीत सच्चाई की हो। अरविंद केजरीवाल जी को फ्रॉडुलेंट तरीके से कल गिरफ्तार किया है। हमें न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देरी हो सकती है लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलेगी और जीत सच्चाई की होगी। आगे की रणनीति के बारे में आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक में आगे के बारे में फैसला किया जाएगा। उनका कहना है कि स्थिति हमारे नहीं देश के खिलाफ है। आगे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है। अगले 1 या 2 दिन में इंडिया ब्लॉक इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक मीटिंग करेगी और वहां आगे की रणनीति बनाएगी। ये परिस्थिति हमारे खिलाफ नहीं है, ये परिस्थिति देश के खिलाफ है। तो ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है अब इस परिस्थिति से निपटने का, देश की जनता की अब जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थिति में इस अघोषित आपातकाल से कैसे बाहर निकला जाए। तो ये आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक जिन्होंने अपना स्टेटमेंट इस वक्त दिया है और अब हम विभिन्न जगहों पर मौजूद अपने जो संवाददाता हैं उनके पास चलते हैं। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। कुमार आलोक, जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस पर सबकी निगाह थी, वो घड़ी इस वक्त आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया है, क्या जानकारी आपके पास है? जी, आप देख सकते हैं ये जो बैरिकेड सामने वाला है और सामने वाली बैरिकेड के उस तरफ एक और बैरिकेड लगा हुआ है और जो बीच का रास्ता है उसी रास्ते से अभी वकील गए हैं। अरविंद केजरीवाल के जो वकील है वो भी प्रवेश किए हैं और कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे के लगभग तक ये बात सामने आ जाएगी कि कोर्ट का निर्णय क्या हुआ। बिल्कुल कुमार आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हमने संदीप पाठक की बात सुनी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक तरह से वो देश के ऊपर जो है वो पूरी बात डाल रहे हैं, कभी वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो फैसला होगा आगे के प्रोसीजर का वो इंडी गठबंधन में लिया जाएगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाया जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन जो बनने से पहले ही बिगड़ चुका है। अगर आप देखें कि नीतीश कुमार ने पूरे विपक्षी दलों को इकट्ठा किया, पूरे भारतवर्ष के विपक्षी दलों को, और सबसे पहला सम्मेलन पटना में हुआ। इसके अलावा बहुत सारे 2-3 सम्मेलन मुंबई से लेकर अन्य बैंगलोर तक में हुए और उसके बाद जो बनाने वाले थे उन्होंने ही अपना दामन जब इंडी गठबंधन से हटा दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी जो उस समय काफ़ी आक्रामक रूप से आई थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने राजनीति साधी थी और वो भी उन्होंने भी अपना अलग रुख अपना लिया। तो इंडी गठबंधन के अंदर जो एक तरह से बिखराव है, इस अभी जो संकट का मौका है पार्टी के लिए, संदीप पाठक चाहते हैं, आम आदमी पार्टी चाहती है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं जो हमारे साथ नहीं भी हैं वो भी इस मुद्दे पर हमारे साथ है, ताकि हम मनोवैज्ञानिक रूप से। बिल्कुल, और अब आपको हम बीजेपी की प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। कानून अपना कार्य कर रहा है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में खुशी की लहर है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। कुछ अहम बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ईडी द्वारा जो अब तक की विवेचना हुई है
उसको पूरा देखकर, उस पे चिंतन करके उसका अवलोकन किया और उसके बाद बड़ी स्पष्टता से यह कहा कि जो अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं वो हम उनको नहीं दे सकते हैं। प्रथम दृष्टया ये एक गंभीर मामला है और इसीलिए उनको राहत नहीं मिली। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये जितने पापी आपके नेता हैं, अगर एक भी बात का खंडन कर पाए तो बताएं, जनता ये सवाल पूछ रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते थे। 14 महीने हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल ईडी कोर्ट से नहीं हुई, दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं हुई। दूसरे संजय सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा दाहिना हाथ है, ये भी कट्टर ईमानदार हैं। 4.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल ईडी कोर्ट से नहीं हुई, दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं हुई और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों? अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त आपने कहा था संविधान की रक्षा करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय की तमाम नजीर हैं कि अगर समन आएगा किसी भी जांच एजेंसी का, उसका पालन करना अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य था। 9 समन गए। अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, सम्मान करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। और इसीलिए जांच एजेंसी ने कानून का पालन करके, हर प्रक्रिया का पालन करके आज जो निर्णय लिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जुड़ गई है सारी कड़ी, जुड़ गई है सारी कड़ी, तभी अरविंद केजरीवाल को लगी है हथकड़ी। जुड़ गई है सारी कड़ी, तभी अरविंद केजरीवाल को लगी है हथकड़ी। और जो दलील दी जा रही है उसका भी पर्दाफाश यही हो जाना चाहिए। दूध का दूध और शराब का शराब हो जाना चाहिए। कहा जा रहा है राजनीतिक साजिश है। नंबर 1, ये मामला तो करीब करीब 18 महीने से चल रहा है। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नेताओं को ये कहते सुना है, राजनीतिक द्वेष का अगर ये मामला था तो आप न्यायालय गए थे, ये मामला निरस्त नहीं किया गया। इसका मतलब इस मामले में दम है, प्रमाण है। शराब घोटाले के किंगपिन और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके इशारे पे ये घोटाला हुआ है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, पहला समन आपको आया 2 नवंबर 2023 को। पहले समन के बाद अब 4.5 महीने बीत चुके हैं। आपने क्यों नहीं समन का पालन किया? तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर प्रवक्ता बीजेपी गौरव भाटी ने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है, बल्कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कानून का और संविधान का जो उल्लंघन किया है उसको लेकर जो है कार्रवाई की गई है और यही वजह है कि कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। और हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और जहां पर उनकी पेशी होनी है 2 से 2:30 बजे के बीच उनकी पेशी होनी है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। तो केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं, 2 से 2:30 बजे के बीच उनकी पेशी होनी है। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है, राउज एवेन्यू कोर्ट। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और उनकी पेशी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और ये
इस वक्त की खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट वो पहुंच चुके हैं। तमाम सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें ले जाया गया है और आज उनकी पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 से 2:30 बजे के बीच ये पेशी होगी और इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार आलोक, 2 से 2:30 बजे के बीच ये पेशी होनी है, क्या जानकारी आपके पास है? अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी, अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये आपको सामने में दिखाऊंगा कि ये जो आप बैरियर देख रहे हैं, इस बैरियर के बाद एक और बैरियर है, कम से कम 100 मीटर का बीच में फासला है और उसी फासले में गेट नंबर 5 से कुछ देर पहले, यानी अब से 10 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल अंदर परिसर में गए हैं और उनसे पूछताछ शुरू होगी और 2:30 बजे तक आप देखिए कि 2:30 बजे तक जो भी रिजल्ट होगा, जो भी निर्णय हुआ कोर्ट का, वो हमारे सामने होगा। यहाँ पुलिस अपनी ओर से काफी सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है और जो आम लोग हैं, आसपास के आम लोग हैं, जो जिनको इधर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जो लोग एम्प्लॉइज हैं यहाँ के, उनको भी अपना कार्ड दिखाना पड़ रहा है और जो आम लोग हैं उन्हें आधार कार्ड भी अपना दिखाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल अंदर गए हैं, उसके बाद आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो मार्केट के जो लोग हैं, वो यहाँ पर कोर्ट के परिसर के मतलब सैकड़ों की तादाद में कि क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला देगा, इस उत्सुकता में यहाँ पर आसपास लोग जमा हुए हैं। मैं कहूँगा कि बस स्टैंड के पास दिखाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एकदम बिल्कुल शांत था ये एरिया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लोग जब जैसे मालूम हुआ कि केजरीवाल यहाँ पर पहुँच गए हैं, उसके बाद यहाँ पर उत्सुकता है लोगों में कि क्या होने वाला है, माननीय कोर्ट क्या निर्णय देने वाली है। जैसा कि हमारे पूर्व के जो वक्ता है, हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने काफी कुछ इस केस के बारे में बताया है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सवेरे से लोगों को बता रहे हैं कि क्या तकनीकी इसमें तथ्य हैं और जो इन सारे तथ्यों को देखते हुए अगर ये सुनवाई जो हो रही है उसमें जमानत की जहां तक बात है, तो उसमें ये चीज कोर्ट जरूर देखेगा कि आपने कोर्ट की अवमानना 9 बार क्यों की। तो ये एक माइनस पक्ष अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा सकता है। लेकिन जैसा भी हो, अब 2:30 बजने में ज़्यादा देर नहीं है और 2:30 बजे हम लोगों के सामने ये फैसला आएगा कि कोर्ट ने क्या फैसला लिया, केजरीवाल को बेल दिया या केजरीवाल या ईडी को रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को सौंपा। बिल्कुल, सभी की नजरें जो हैं इस पर लगी हुई हैं कुमार आलोक, और जिस तरह से बेहद गंभीर आरोप है, बेहद बड़ा ये घोटाला है और जिस तरह से इस पर अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु रहे अन्ना हजारे का भी बयान आया है, उसे देखते हुए बहुत सारी जो तस्वीर है अपने आप में साफ हो रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ कोर्ट फैसला लेती है, लेकिन ये हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दलील दी जा सकती है, किस तरह की पूछताछ हो सकती है। आप एक तो जैसे कि कल से जो पूछताछ हो रही है अरविंद केजरीवाल से, उनके घर पे भी हुई और ईडी के दफ्तर में भी काफी कुछ पूछताछ उनसे की गई है, लेकिन जो कहा यह गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के साथ या ईडी के साथ जो कोऑपरेट करना चाहिए था वो नहीं किया। इसका मतलब काफी कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको अरविंद केजरीवाल नहीं बताना चाहते हैं। तो उस स्थिति में अगर ईडी वहां पर कोर्ट में अपनी मजबूत दलील पेश करेगी तो रिमांड पे उनको लिया जा सकता है, कोर्ट रिमांड पे ले जाने का ऑर्डर देगी, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने जो पूछने पर भी काफी कुछ नहीं बताया है। और दूसरा, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो अवमानना जो उन्होंने 9 बार जो सम्मन भेजे जाने के बाद भी जो उन्होंने एक संवैधानिक संस्था, ईडी संवैधानिक सरकारी संस्था है, तो उसको ये जो उनका नेग्लिजेंस रहा 9 बार का, तो वो उनके खिलाफ जा सकता है। लेकिन कानून के जानकारों का यही कहना है कि बहुत ऐसे करप्शन के चार्जेस हैं जो सीधा आप देख सकते हैं कि संजय सिंह हैं अभी हिरासत में हैं, मनीष सिसोदिया हिरासत में हैं, तमाम लोग हिरासत में हैं और अभी तक वो जो मुकम्मल जवाब दे देना होता है, चाहे कोर्ट में हो चाहे एजेंसी को हो, वो अभी तक दे नहीं पाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट टर्न राजनीतिज्ञ बने हैं। देखना है कि उनके वकील कोर्ट में किस तरीके का तथ्य रखते हैं और ईडी किस तरीके का तथ्य रखते हैं। आपने जिक्र किया अन्ना हजारे का, उन्होंने शराब, उनका जो मेन जो वो समाज सेवी है रालेगंज सिद्धि, जो उनका पैतृक आप गांव कह सकते हैं, वहां से उनको जो पॉपुलैरिटी मिली वो शराबबंदी को लेकर के ही मिली थी और रालेगंज सिद्धि प्योर रूप से वहां शराबबंदी है।
और वहां पर शराबबंदी के साथ साथ एक कानून और है कि वहां पर शारीरिक सजा भी दी जाती है अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जब उनके साथ यहाँ धरना पर बैठे, धरना पर बैठने के बाद एक तरह से जन आंदोलन का रूप दिया गया और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उस पार्टी में, पार्टी के बायलॉज में एक चीज साफ लिखा हुआ था स्पष्ट शब्दों में। अगर आप जब 2013 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और उसमें आप देखिए कि उनका जो बायलॉज है उस समय जो बना था संविधान पार्टी का, तो पार्टी के संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं मिलेगी। लेकिन अब विडंबना देखिए कि जिस शराब को लेकर एक आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ अरविंद केजरीवाल जुड़े, अपनी पार्टी के बायलॉज में इतना कड़ा प्रावधान शराब के खिलाफ लिखा और वही शराब उनको ले डुबा, या कहे कि मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह हो, और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है वो स्पष्ट यहां पर दिख रहा है अगर इतिहास को उठाकर हम देखें तब। अब ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन अभी सारा जो लोगों का ध्यान है यहाँ पर कोर्ट में है और कोर्ट का निर्णय क्या होता है इस पर हम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो भी निर्णय आता है हम आप तक त्वरित रूप से पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आलोक, इस बारे में जिस तरह से आपने कोर्ट की बात की है, कोर्ट का रुख जो है वो सख्त दिखाई दिया है क्योंकि अंतरिम राहत की जो उन्होंने बात की थी कोर्ट ने उसे देने से इनकार कर दिया। तो जिस तरह से पूरी प्रक्रिया रही है, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार समन से बचते रहे हैं, 9 समन को उन्होंने अवॉइड किया और इसके साथ ही लगातार जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला है, जिस तरह से ये घोटाला सामने आया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, जो पूरे जो प्रभावशाली नाम है वो लगातार जो है मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया है उसको देखते हुए, कोर्ट के रुख को देखते हुए किस तरह से आप देखते हैं आगे का घटनाक्रम, किस तरह से आगे का प्रोसेस ये पूरा चलेगा? और इसी के बीच आम आदमी पार्टी का जो ये कहना है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो जेल से ही सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हमने अपने संवैधानिक विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है। तो ये लगातार बयानबाजी है, ये लगातार इस तरह के जो निर्णय है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में फंसी? जो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बिहार में चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आया और उसके बाद उनको जब जेल हुई तो यही कहा गया कि जेल से लालू यादव शासन करेंगे, लेकिन उनको ऐसा करने की संवैधानिक इजाजत नहीं मिली और यही कारण था कि राबड़ी देवी बाद में मुख्यमंत्री बनी। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी, चाहे वो आतिशी हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे संदीप पाठक हो, ऐसा संभव नहीं है। और जिस संदीप पाठक का आपने बाइट सुनाया, ये संदीप पाठक स्ट्रैटेजिस्ट है, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो जो सूत्रों की अगर हम खबर माने, अगर पार्टी के इनसाइडर्स की अगर हम खबर को माने, तो शायद ये स्ट्रैटेजी अब चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कि अगर सजा होती है, यानी कि रिमांड में अगर अरविंद केजरीवाल को लिया जाता है तो सेकंड लाइन पार्टी का क्या होगा, इसके लिए मंथन चल रहा है। अब सारी निगाहें, सारी जो चीजें हैं वो 2:30 बजे की सुइयों पर लगी हुई है कि कब घड़ी की सुइयां 2:30 बजे पर पहुंचती है और कोर्ट का निर्णय होता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सबको कोर्ट का इंतजार है और हमें कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा कुमार आलोक। लेकिन जिस तरह से हम लगातार जो आम आदमी पार्टी की बदलती हुई रणनीति देखते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना, उसके बाद याचिका वापस ले लेना, ये कहते हुए, जबकि पहले भी पता था कि जब निचली अदालत में पेशी होनी है उसके बावजूद उसको वापस लेना, किस तरह की रणनीति को ये दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है? क्या कुछ तस्वीर आप बनती हुई देखते हैं? देखिए, ये इतना तो तय है कि इनके जो लीगल एडवाइजर रहे हैं या जो लीगल एडवाइस इनको कर रहा है, उनमें भी कहीं ना कहीं है कमजोरी, जो वो चाह करके भी एक ऐसा समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। अगर उनके पास कोई समाधान रहता, अगर उनके पास स्ट्रांग होता, अगर उनका केस स्ट्रांग होता तो अभी तक मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होते, अभी तक संजय सिंह जेल में नहीं होते, अभी और जो नायर हैं वो जेल में नहीं होते। तो जो उनकी जो लीगल टीम है वो जरूर कहीं ना कहीं ऐसा पेज है
जिसमें दोषी पाए गए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, तो ये इसको देखते हुए आपने सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही याचिका वापस लिया तो एक तरह से डिफीट कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम को अभी आप डिफीट होना कह सकते हैं, क्योंकि कल ही आपने डाला और आज ही आपने वापस लिया। उनको ये लगा कि अगर लोअर कोर्ट से भी हम अगर रिमांड पे अगर लिया जाता है तो फिर आगे का रास्ता हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें अगर यहाँ से हम फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे चैलेंज करेंगे, तो ये मजबूरी रही होगी। तो इसके अलावा आप देखें कि जब से 9 बार सम्मन का उल्लंघन, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी, और वो इस तरीके से उल्लंघन करता हो, तो ईडी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया है और सभी की नज़रें अब वहां पर कोर्ट पर बनी हुई हैं कि किस तरह से वहां पर क्या सुनवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है और कोर्ट का रुख क्या रहता है। आगे भी हम इसको दिखाएंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। केरल में अच्छाई का पेड़, एक प्रयास जरूरतमंदों की मदद करने का। बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में चल रहा है रोटी बैंक। हर दिन सैकड़ों लोगों को मिलता है मुफ्त भोजन। कहीं चल रही है ईमानदारी की दुकान। दिव्यांगों की मदद को आगे आए हैं क्षेत्र के युवा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि टीएमके नेता के पोनमुडी को आज दोपहर 3:30 पर तमिलनाडु सरकार में मंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। अटॉर्नी जनरल आर. रमनी ने कोर्ट को सूचित किया। कल सीजेआई ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई थी कि पोनमुडी के कन्विक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद राज्यपाल शपथ दिलाने से इनकार कैसे कर सकते हैं। ये अदालत की अवमानना जैसा है। कोर्ट ने एजी से कहा था कि वो राज्यपाल को कोर्ट की नाराजगी से अवगत कराए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने आज से धार स्थित भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमल मौलाना मस्जिद, इसका फैसला करने के लिए भोजशाला का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर एएसआई टीम सबूत जुटाएगी। एएसआई की 12 सदस्यीय टीम ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में स्थित विवादास्पद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण आज सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया और रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट को सौंपी जाएगी। प्रारंभिक जांच हुई है, उसका बेस बनाया उन्होंने, जो जांच उनको लंबी करना है क्योंकि लंबे समय चलने वाली है, तो भी प्रारंभिक बेस बना उन्होंने, पूरी उसकी बिल्डिंग की नाप तोल करके उसका बेस बनाया है। जो उन्हें ऐसा लगा कि चिन्ह है तो उनको उन्होंने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की है। अब भविष्य कल उसके बाद आगे की चलेगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हमने ये जो याचिका लगा रखी है, तो 11 मार्च के दिन माननीय न्यायालय ने एएसआई को यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था
और इस आदेश के परिपालन में ही आज से वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू हुआ है मां सरस्वती मंदिर भोजशाला में। वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने अपनी टीम के साथ जो विभिन्न यहाँ के जो पैमाने थे उसके ऊपर आज से काम शुरू किया है। आज तो पहला ही दिन था, पहला ही हफ्ता। महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति जो यहाँ पर संघर्ष कर रही है, हिंदू समाज जो यहाँ पे सत्याग्रह कर रहा है, उसी के बिना पे कि पूरी भोजशाला का आधिपत्य हिंदू समाज को सौंपा जाए। 365 दिन 24 घंटे निर्बाध रूप से माँ सरस्वती की पूजा हवन आरती हो। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका तुरंत सुनने से मना कर दिया है। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने ये याचिका दाखिल की थी। भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं मामले में हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था। इसी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर आज सुबह हवाई अड्डे पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने हवाई अड्डे पर पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की। पीएम ने लिखा, भूटान में गर्मजोशी से स्वागत के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे का धन्यवाद। भारत और भूटान की मित्रता नई ऊंचाइयां छूती रहे। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे बड़े भाई भूटान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बिहार दिवस पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन। अपनी सांस्कृतिक विरासत और वैभव के लिए दुनिया भर में विशिष्ट पहचान रखने वाला हमारा ये प्यारा प्रदेश विकास के एक नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। मुझे विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हमारे मेहनती और प्रतिभाशाली बिहार वासियों का अमूल्य योगदान रहने वाला है। तो भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका बारो एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने गले लगकर स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री राजधानी थिम्पू के लिए रवाना हुए। एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे बड़ी तादाद में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। 45 किलोमीटर की इस दूरी में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कई जगह रुका और वे खुद लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। अभूतपूर्व तरीके से लोगों का लगाव प्रधानमंत्री के प्रति नजर आया। थिम्पू होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे प्रवासी भारतीयों और भूटान के लोगों ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। होटल भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में स्थानीय लोगों ने गरबा भी किया।
वहीं दोनों देशों के बीच 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। तो भारत और भूटान के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। आगे बढ़ते हैं। त्योहार हमारे जीवन में कई रंग भरते हैं और होली तो खुद रंगों का त्योहार है। इसमें उल्लास ऐसा होता है कि आप सारे दुख दर्द भूलकर बस इस त्योहार की मस्ती में डूब जाना चाहते हैं। रंगों का त्योहार कई बार खतरनाक रूप भी ले लेता है और रंगों के कारण किसी को त्वचा या आंख से जुड़ी परेशानी आ जाए तो रंग में भंग पड़ जाता है। आप होली खेलें जरूर, लेकिन होली की अच्छी यादें बनी रहें इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतें। और सुरक्षित होली कैसे खेलें, इसे देखने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के चेहरे पर गुलाब अबीर लगाकर होली खेलते हैं। होली के त्योहार के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साहित रहते हैं। सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली में गुलाल अबीर और पक्के रंग मिलते हैं। अधिकांश रंग केमिकल युक्त होते हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृत्रिम रंगों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। होली बहुत ज्यादा खूबसूरत त्योहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी चीजें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है। और सीधे आप देख रहे हैं भूटान से ये दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर।
तो भूटान के सीधे दृश्य आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भूटान की यात्रा पर हैं, जहां पर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है। 7 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए गए और जिस तरह से इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री 14 से 18 मार्च तक भारत की यात्रा पर थे, प्रधानमंत्री को उन्होंने निमंत्रण दिया, प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार भी किया और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व वहाँ पर स्वागत हुआ और भूटानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का गले लगाकर स्वागत किया और उन्हें बड़ा भाई किया। बेहद महत्वपूर्ण ये विभिन्न द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए, सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए और आने वाले समय में एक मजबूत साझेदारी को देखते हुए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।